आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। 3 दिसंबर साल 2024 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए फटाफट वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी को राधे राधे। और प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो क्या रहेगा? हाल ही में किस संगठन ने फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज नामक एक नई पहल की घोषणा की है, जिसे अभूतपूर्व ग्राउंड ब्रेकिंग स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी यानी कि हेल्थ टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है? फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज इस नाम की एक पहल है, उसको स्टार्ट की है अभी हाल ही में। वो किसने स्टार्ट की है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इस पहल को स्टार्ट किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है ये आईसीएमआर। आईसीएमआर जो है ना, वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। हेल्थ से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, उनको डेवलप करने के लिए फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज इसकी पहल शुरुआत की है। टेक्नोलॉजी में मतलब हेल्थ में टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना इसका सीधा सीधा उद्देश्य है। और आईसीएमआर क्या करने वाला है? फर्स्ट इन द वर्ल्ड जो हेल्थ चैलेंज है ना, इस कंसेप्ट के लिए वो 1 करोड़ रुपए लगाएगा। इस कंसेप्ट के लिए 1 करोड़ रुपए लगाएगा। और इसमें जो प्रोटोटाइप तैयार करेंगे ना, ये उस प्रोटोटाइप के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च करेगा। और जो फाइनल प्रोजेक्ट तैयार होगा इनका, फाइनल प्रोजेक्ट, उस फाइनल प्रोजेक्ट के लिए 8 करोड़ रुपए लगाने की उम्मीद है इस प्रोजेक्ट के अंदर। हाल ही में भारत को साल 2024 से 26 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश को आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है? तो अभी रिसेंटली आईएसए का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। इनका, इस देश का नाम क्या है? फ्रांस। ठीक है ना, फ्रांस को चुना गया है अभी आने वाले 2 सालों के लिए। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 कॉप 21 हुआ था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, पीएम मोदी। और उस टाइम पे फ्रांस के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था फ्रांसवा ओलांदे। ठीक है ना, उनका नाम था फ्रांसवा ओलांदे। उन्होंने बेसिकली जो है ना 2015 के अंदर एक कॉप 21 समझौते पे साइन किया था। और ये साइन ये था कि जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ते हैं वो देश इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को अपना ले। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो प्रेसिडेंट है वो तो बना है, भारत बना है। और वाइस प्रेसिडेंट आने वाले 2 सालों के लिए बना है, फ्रांस बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अभी रिसेंटली एनुअल मीटिंग हुई है, 7वीं एनुअल मीटिंग हुई है। ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? ये मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली के अंदर, ये मीटिंग हुई है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां नया मेंबर बना है आर्मेनिया। और इसका 101वां मेंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है नेपाल, क्योंकि हमारा पड़ोसी है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है वो। 100वां मेंबर इसका पराग्वे था। 99वां मेंबर इसका स्पेन था, याद रखना आप लोग। और आईएसए के नए मेंबर भी, तीसरे मतलब मेंबर इन द सेंस कि इसके महानिदेशक कहो आप लोग या डायरेक्टर जनरल कहो, वो अपॉइंट कर दिए गए हैं, जिनका नाम है आशीष खन्ना। ठीक है ना, आशीष खन्ना अपॉइंट कर दिए गए हैं। ये मार्च 2025 में पदभार संभालेंगे। तब तक कौन है? तब तक अभी वर्तमान में है अजय माथुर। ठीक है ना, अजय माथुर हैं वर्तमान में। और आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है हरियाणा के गुरुग्राम में। स्थायी समिति के 8 उपाध्यक्ष का भी चयन किया गया है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा अफ्रीका क्षेत्र से गाना, सेशेल्स को भी उपाध्यक्ष चुना गया है। दक्षिणी सूडान और के साथ साथ जो है ना, वो कोमोरोस अफ्रीका के उपाध्यक्ष के रूप में भी समर्थन जो है ना वो दिया गया है। ऐसे इसमें कई सारे काम हुए, पर आपको इतना डिटेल से याद करने का नीड नहीं पड़ेगा। आपको जितना मैंने बताया उतना याद कर लीजिएगा, वही आपके लिए मोर देन एनफ है। हाल ही में जारी वैश्विक तपेदिक यानी कि ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में लगभग कितने लोगों में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी का निदान डायग्नोस किया था, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के द्वारा 1995 में वैश्विक टीबी निगरानी शुरू करने के बाद से दर्ज की गई सबसे ज्यादा संख्या है। सबसे ज्यादा संख्या है ये। तो ये 8.2 मिलियन, ये बहुत बड़ी बात है। 8.2 मिलियन यानी कि लगभग 82 लाख लोगों को जो है ना टीबी हुआ है साल 2023 के अंदर। 2023 में 82 लाख लोग यानी कि 8.2 मिलियन लोगों को टीबी हुआ है। 1995 से अब से सबसे ज्यादा है ये वाला। और अगर बात की जाए 2015 से 2023 तक भारत में टीबी के जो केसेस है ना, उनमें कितनी गिरावट आई है? 17.7% की गिरावट आई है।
और दुनिया में जो टीबी के परसेंटेज कम हुए ना इन्हीं सालों में, वो लगभग 8.3% जो है ना टीबी के केसेस है वो कम हुए हैं दुनिया भर के अंदर। टीबी का बर्डन सबसे ज्यादा किस देश में है, मतलब टीबी के केसेस सबसे ज्यादा किस देश में है, टीबी का बर्डन जो है ना, टीबी का बर्डन किस देश में सबसे ज्यादा है? अपने भारत में ही सबसे ज्यादा टीबी का बर्डन है। लगभग 26% लोग जो है ना भारत में ही है दुनिया भर के। 2 नंबर पे कौन है इसमें? 2 नंबर पे इसमें है इंडोनेशिया, ठीक है ना। इंडोनेशिया जो है ना, इसमें टीबी का बर्डन लगभग 10% है। 3 नंबर पे इसमें चाइना आता है, चाइना में टीबी का बर्डन लगभग 6.8% है। टीबी के केसेस सबसे ज्यादा पुरुषों में है, याद रखना आप लोग। टीबी के जो केसेस है ना, वो महिला या पुरुषों के मुकाबले देखा जाए तो पुरुषों में थोड़ा ज्यादा है। पुरुषों में लगभग 55% टीबी के केसेस है। यही केसेस अगर देखा जाए तो महिलाओं में कितने परसेंटेज है, तो महिलाओं में 33% है। बच्चों में भी टीबी के केसेस देखने को मिले हैं, बच्चों में लगभग 12% टीबी के केसेस है। 2022 में टीबी से दुनिया भर में डेथ कितनी हुई थी? 2022 में टीबी से दुनिया भर में डेथ हुई थी 13.2 लाख लोगों की लगभग। और 2023 में टीबी से दुनिया भर में जो डेथ हुई है वो लगभग 12.5 लाख हुई है, 12.5 लाख हुई है। तो मतलब गिरावट तो आई है, देखने को मिल रहा है। टीबी होता किस वजह से है? टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, और एक बैक्टीरिया से फैलता है ये वाला। टीबी डे कब मनाते हो आप? हर साल टीबी डे मनाते हैं हम लोग, 24 मार्च को हर साल डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग टीबी डे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टीबी से रिलेटेड ही ना जो आईआईटी कानपुर है, आईआईटी कानपुर जो है ना, आईआईटी कानपुर और के साथ साथ आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने ना एक एक्सरे मशीन बनाई है स्पेशली, जो कि टीबी में क्या करते हैं, लंग्स को इफेक्ट करते हैं, तो लंग्स को ही बेसिकली चेक करना होता है। एक छोटी एक्सरे मशीन बनाई है जिसको आप लोग हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन के नाम से जानोगे, छोटी एक्सरे की मशीन बनाई है। इसके अलावा टीबी से रिलेटेड एक योजना भी है जिसका नाम है निक्षय योजना। निक्षय, क्षय किसको बोलते हैं? टीबी को बोलते हैं, क्षय रोग। तो टीबी को हराने के लिए निक्षय योजना है, निक्षय पोषण योजना, निक्षय पोषण योजना। और निक्षय पोषण योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2018 में। इसमें पता है कुछ पैसे दिया करते थे, कितने अमाउंट मिलता था इसमें? 500 रुपये का अमाउंट मिलता था, लेकिन इसको अभी रिसेंटली बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया है, 1000 रुपये। निक्षय पोषण योजना में टीबी के लिए जो अमाउंट है, टीबी पेशेंट को जो अमाउंट है वो 500 रुपये से बढ़ा के 1000 कर दिया है अभी। चलो, अच्छा एक बात और है, डब्ल्यूएचओ के बारे में बात कर लें। डब्ल्यूएचओ कब बना है? ये बना है 7 तारीख को। कौन सी 7 तारीख को? 7 अप्रैल को बना है ये, 7 अप्रैल 1948 को बना है ये। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, अमेरिका के, माफ करना, इसका हेडक्वार्टर डब्ल्यूएचओ का वहाँ पे है, जेनेवा में है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश साल 2026 में एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक यानी कि ARINAP की अध्यक्षता प्रेसिडेंसी संभालेगा, जो अपराध से होने वाली आय से निपटने और उसकी वसूली के लिए समर्पित एक बहु एजेंसी नेटवर्क है, मल्टी एजेंसी नेटवर्क है एक प्रकार का। As per the recent information, which of the following country will assume the presidency of the Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific (ARINAP) in 2026? A multi-agency network dedicated to combating and recovering the proceeds of crime. तो इस सवाल का ठीक जो आंसर रहेगा वो रहेगा भारत। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं आपको इसमें एक सीधा सा सवाल बता देता हूँ कि जो एरिन एपी है ना, एरिन एपी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर सियोल में पड़ता है, सियोल में। सियोल कहाँ पे? सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है, साउथ कोरिया की कैपिटल है ये। एसेट रिकवरी, अब एसेट रिकवरी में की प्रेसिडेंसी जो है ना 2026 में भारत संभालने वाला है। 2026 की प्रेसिडेंसी जो है ना भारत संभालेगा। और एनुअल समिट जो है ना 2026 की जो एनुअल समिट होगी इनकी, वो भी भारत के अंदर ही होगी, एक इंपॉर्टेंट बात। और इसके अलावा 2025 में जो है ना इसका एडवाइजर भी भारत ही बन रहा है, इसका एडवाइजर जो है ना वो भी भारत ही बन रहा है। एशिया पैसिफिक में फाइनेंशियल क्राइम को रोकने के लिए काम आता है ये, मतलब किसी से पैसे से धोखाधड़ी हो जाती है, किसी का अकाउंट साफ कर दिया जाता है, तो उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए ये वाली एजेंसी काम करती है ये। और भारत की तरफ से इसमें कौन सी एजेंसी काम आएगी? तो मतलब भारत की तरफ से इसमें एजेंसी हिस्सा लेगी ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट जो है ना, वो डिपार्टमेंट इसमें हिस्सा लेगा। और इसके नए अभी रिसेंटली डायरेक्टर बने हैं जिनका नाम है राहुल नवीन। राहुल नवीन जो है ना इसके रिसेंटली अभी थोड़े दिन पहले ही डायरेक्टर बने हैं। और ईडी कब बना था? ईडी बना था 1956 में बना था, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर आता है ये वाला, ठीक है।
और एक बात और इम्पॉर्टेंट है आपका, ये एरिन एपी आया कब था? तो एरिन एपी लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर, 2013 में लॉन्च हुआ था ये वाला, ठीक है ना। और किसके कहने पे बना था ये बना था CARIN, इसके कहने पे। ये क्या है सर? ये है कैनेडियन एसेट रिकवरी इंटेलिजेंसी नेटवर्क है। इसमें वैसे 61 मेंबर है। यूरोपियन यूनियन फंड करता है इसको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर हेग में पड़ता है, नीदरलैंड हेग में है। यूरोप जो यूरोपोल है ना, वो भी इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के अंदर ही पड़ता है आपका। तो इसके कहने पे ये एशियन एजेंसी बनी है, जहाँ पे भी आपके फाइनेंशियल क्राइम वगैरह होते हैं ना, उनको एक्चुअली रोकने के लिए ये एजेंसी बनी है। कैरिन के कहने पे बनी है, एरिन एपी। काफ़ी ज़्यादा जरूरी सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे सवालों को तो आप लोग मतलब घोल के पी जाया करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको आप लोग जाना करते हो क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना करते हो, इन्होंने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जो देश के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो ये लेह में लॉन्च किया है इन्होंने, एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया है लेह लद्दाख में। बेसिकली क्यों लॉन्च किया है? जो वास्तविक अंतरिक्ष के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो एक्चुअली रियल में सिचुएशन है अंतरिक्ष की, उन सभी को देखने के लिए, उनको सभी को एक्टिविटी को बेसिकली ऑब्जर्व करने के लिए ये एनालॉग स्पेस मिशन है वो लॉन्च किया है इसरो ने। और इसको बेसिकली लेह लद्दाख में लॉन्च किया है। धरती के ऊपर इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो है ना, वो अहमदाबाद है, उसके अंदर जो है ना, मतलब अहमदाबाद के अंदर से इसको ऑपरेट करेंगे ये, ऐसा समझो आप लोग, ठीक है ना। एनालॉग स्पेस सेंटर को अहमदाबाद से ये ऑपरेट करेंगे। और ये अभी इन्होंने बेसिकली ये सैटेलाइट लॉन्च किया ना, किसकी मदद से लॉन्च किया? ये आईआईटी बॉम्बे की मदद से ये लॉन्च किया। हालांकि आईआईटी बॉम्बे अकेला नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख भी इसके अंदर शामिल है। ये मिलके जो है ना इसको लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में लेह के अंदर, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट बात है? हाँ, और इंपॉर्टेंट बात है कि इसरो कुछ चाहता है, इसरो चाहता है, भारत ये चाहता है, मतलब इसरो की तरफ से, या भारत जो है ना साल 2040 तक जो है ना वो चांद पे एक व्यक्ति को भेज देगा। चांद पर भारत एक व्यक्ति को कब भेज देगा? साल 2040 तक भेज देगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और कर रहा है इसरो। हाँ, इसरो जो है ना इसके अलावा अंतरिक्ष के अंदर जो है ना वो हाइड्रोपोनिक्स पे भी काम कर रहा है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या है? बिना मिट्टी के फसल उगाने का काम कर रहा है इसरो, ठीक है। तो इसरो के ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं जो आपको याद रहने चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नेशनल यूथ अवार्ड साल 2022-23 के लिए आमंत्रित किए गए थे आवेदन। युवा मामले के विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर कितने आयु वर्ग के बच्चों को ये अवार्ड दिया करता है? 15 से 29 वर्ग के जो एज ग्रुप है ना, उनको युवा संगठन के द्वारा भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है, उनको ये सबको अवार्ड मिलता है। अगर कोई इंडिविजुअल को ये अवार्ड मिल रहा है, मान लेते हैं किसी इंडिविजुअल को अवार्ड मिल रहा है, तो उसको 1 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है। अगर कोई मान लेते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये अवार्ड मिल रहा है, तो उसको 3 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है इसके अंदर। और इसको कौन सा डिपार्टमेंट देता है? इसको देता है खेल और युवा मामलों का जो डिपार्टमेंट है ना, वो इसको ये अवार्ड देता है। खेल और युवा मामले के मंत्रालय जो है ना वो ध्यानचंद अवार्ड भी देता है आजीवन उपलब्धि के लिए। और इसके अलावा अर्जुन अवार्ड भी है एक खिलाड़ियों के लिए, ठीक है। तो युवा दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 12 जनवरी को हर साल हम लोग सेलिब्रेट किया करते हैं युवा दिवस, ठीक है। और एक बात और है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो यूनिवर्सिटी इस बार टॉप करेगी ना, उसको मौलाना अवार्ड मिलेगा। क्या? मौलाना अबुल कलाम अवार्ड दिया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से उनको सम्मानित किया जाएगा। अब से हर साल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रों को सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय उपलब्धि NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे को का एक नया नाम परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण साल 2024 को लॉन्च किया गया है। इसका नेतृत्व जो है ना वो NCERT ने किया है, और NCERT के साथ में किसने किया है? CBSE ने किया है। एक्चुअली क्या होता है कि जो तीसरी क्लास से 6वीं क्लास तक के बच्चे हैं ना, उनका IQ लेवल चेक करने के लिए परख नाम का एक नेशनल लेवल का सर्वे है, NCERT और CBSE इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। अब तीसरी से 6वीं क्लास तक के बच्चे जो होते हैं ना, उनमें क्या चीज़ को देखा जाता है? उनमें देखा जाता है लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है उनकी, मेनली उनकी मैथमेटिक्स पे कितनी पकड़ है, मेनली मैथमेटिक्स के अलावा उनकी साइंस पे कितनी पकड़ है, साइंस के अलावा उनकी जीके पे कितनी पकड़ है, करंट अफेयर पे कितनी पकड़ है, हाल ही यहाँ की जो घटना हो रही है उनके ऊपर उनकी कितनी पकड़ है। तो जीके है, करंट अफेयर हो गए हैं, आसपास की दुनिया है, मैथमेटिक्स है, उन सभी में जो है ना
3 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी कितनी पकड़ है, उसको देखने के लिए ये अभी एनसीईआरटी और सीबीएसई ये दोनों मिलके एक सर्वे करवा रहे हैं जिसका नाम है परख। परख याद रखना आप लोग, परख राष्ट्रीय लेवल का, नेशनल लेवल का सर्वे है, ये याद रखना आप लोग। और इसमें बेसिकली कितने स्कूलों को शामिल किया जा रहा है, तो इसमें भारत के 782 जिले हैं, उनके लगभग 88,000 स्कूल और उनके लगभग 23 लाख बच्चों को जो है ना इसमें शामिल किया जाएगा। ये गजब की बात है। इसके अलावा क्लास 9वीं जो है ना, 9th क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए भी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अलावा साइंस है, साइंस के अलावा लैंग्वेज है, इसके अलावा सोशल साइंस है, इन सभी का भी मूल्यांकन किया जाएगा। 9th क्लास एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो उस क्लास के बच्चों का भी इस सर्वे के तहत है, उन बच्चों को एड ऑन किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इम्पॉर्टेंट है कि एक राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट की गई है आपकी। ठीक है ना, जिसमें बेसिकली इस योजना को हालांकि अब तो स्टार्ट नहीं किया गया है, लेकिन इस योजना में बेसिकली जो ना कुछ पैसे दिए जाते हैं हर साल तक। इस योजना का नाम है राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, मैं चलो हिंदी में लिख देता हूँ, राष्ट्रीय साधन सहयोगिता, राष्ट्रीय साधन सहयोगिता इस नाम की एक योजना है। स्कॉलरशिप स्कीम है ये वाली। ये योजना तो बहुत पुरानी है, 2008 की योजना है ये। इसमें 1 लाख स्कॉलरशिप दी जाती है ये, और 1 लाख स्कॉलरशिप तो दी जाती है, पर इसमें कक्षा 8वीं के बाद में 4 साल तक मिलते हैं, और एक साथ नहीं मिलते, 12-12 हज़ार रुपये करके ऐसे पैसे दिए जाते हैं हर साल। शिक्षा मंत्रालय की योजना है, जो बच्चा टॉप करता है ना उनको ये इस योजना का लाभ मिलता है। तो टोटल 1 लाख मिलेंगे, पर वो एक साथ नहीं मिलेंगे, 8वीं के बाद में, जैसे 9th में 12,000 मिल जाएंगे, 4 साल तक मिलेंगे, फिर 10th में मिल जाएंगे, फिर 11th में मिल जाएंगे, फिर 12th में मिल जाएंगे। ऐसे करके जो पैसे हैं ना ये दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश और संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने संयुक्त राष्ट्र रूप से एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन, एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन आपदा जोखिम न्यूनीकरण की मेजबानी की है। तो UNDRR की जो मेजबानी अभी हाल ही में की है वो की है फिलीपींस ने की है। तो फिलीपींस और UNDRR ने जो है ना अभी रिसेंटली आपदा, जो बेसिकली नेचुरल जितने भी डिजास्टर होते हैं ना उनको किस तरीके से आने के बाद में कैसे मैनेज करें, कैसे लोगों को दवाइयाँ हैं, उनको घर है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए, तो इसके लिए ये आपस में जो है ना इनका अभी रिसेंटली एक सम्मेलन हुआ है। सभी देश मिल के ऐसा करें कि एक सेंडई फ्रेमवर्क था उसको अपनाने के लिए बात भी हुई थी। मनीला फिलीपींस के अंदर जो है ना ये सारा हुआ था आपका। सेंडई फ्रेमवर्क जो है ना आपका ये 2015 से 30 तक का है। इसमें कोशिश ये करनी है कि डिजास्टर को हम कम कर सकें, इस तरीके की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, भारत में भी कोई एक ऐसी एजेंसी है? हाँ है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इसकी अभी रिसेंटली ना कब था वो, 28 अक्टूबर था। हाँ 28 अक्टूबर को 20वां स्थापना दिवस मनाया गया था इसका। गृह मंत्रालय के अधीन ही आती है, भारत के प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं, ये याद रखना आप लोग। तो आने वाले टाइम में इसका सीधा टारगेट है कि हम लोग आपदा जो डिजास्टर है उसको कम कर सकें, उसके लिए हम कदम उठाएं। इसके लिए अभी रिसेंटली एक समझौता हुआ है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला में है। मनीला में ADB का हेडक्वार्टर भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना इसका हेडक्वार्टर भी है। अगला क्वेश्चन ADB का ही है। किस संगठन ने पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने के उद्देश्य से 241.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये ADB ने ही मंजूरी दी है। 241.3 मिलियन डॉलर का लोन दिया है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ADB का 69वां मेंबर बना है अभी हाल ही में। कौन सा देश बना है? इजराइल। ठीक है ना, इजराइल जो है ना इसका 69वां मेंबर बना है अभी हाल ही में। ठीक है ना, 69th नंबर मेंबर बना है इसका। और ADB का स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था। मांडलू यांग में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय सेना की टुकड़ी स्पेशल फोर्सेस अभ्यास गरुड़ शक्ति, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, इसके 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना हुई थे। और भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में ये गरुड़ नाम का एक्सरसाइज जो होती है? तो गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हो रही है। 9th टाइम हो रही है, 9वीं बार जो है ना ये वाली एक्सरसाइज हो रही है आपकी। और कहाँ पे हो रही है ये एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज हो रही है जकार्ता के अंदर। जकार्ता के अंदर हुई है ये एक्सरसाइज एक्चुअली। और जकार्ता में इंडियन आर्मी के कितने लोगों ने भाग लिया है? 25 लोगों ने जो है इसमें भाग लिया है। और भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक और एक्सरसाइज भी बताता हूँ आपको मैं। उस एक्सरसाइज का नाम है समुद्र शक्ति। ठीक है ना, समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज है। एक वज्र प्रहार
अभी अभी हाल ही में होके हटी है, नवंबर के अंदर ही 2 से 22 नवंबर तक होके हटी थी। वज्र प्रहार ये किसके बीच में हुई थी? तो वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है, इंडिया प्लस में यूएसए के बीच में हुई है। ये 15वीं बार हुई है, अमेरिका के अंदर हुई थी। ये अमेरिका के अंदर की जगह है इडाहो, इडाहो इडाहो जो है ना, इडाहो के अंदर हुई है ये, अमेरिका के अंदर। अगला सवाल है कि हाल ही में LM-2500 एक समुद्री गैस टरबाइन है, मेराइन गैस टरबाइन है। इसको भारतीय नौसेना ने अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाज नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल को शक्ति देने के लिए चुना है। LM-2500 किस कंपनी ने बनाया है? तो इसको बनाया है किसने? जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने। बहुत ही फेमस कंपनी है अमेरिका की ये। न्यू जनरेशन, अगली जनरेशन की जहाज़ों में इसको लगाया जाएगा ताकि जो जहाज़ें हैं और ज़्यादा पावरफुल हो सके। और ऐसी ऐसी न्यू जनरेशन के जो मिसाइल्स है ना, और 6 जहाज बनाने का ठेका भी दिया है भारत सरकार ने, कोचिन शिपयार्ड को दिया है वैसे न्यू जनरेशन की जहाज बनाने का ठेका। और इंजन विक्रांत में भी जो है ना ये फिट हुआ है ऐसा ऐसा जो समुद्री गैस टरबाइन जो है, जो कोचिन शिपयार्ड ने बनाया था। तो ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है वो बना रही है। ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की एक बात बताऊं आपको मैं, कि एक F404, ये जो है ना F404 इंजन भारत को जो दे रही है ना, F404 इंजन का नाम है, ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भारत को दे रही है। और ये इंजन पता है किस में फिट किए जाएंगे? ये इंजन फिट किए जाएंगे तेजस में, तेजस मार्क में, तेजस मार्क 1A जो है ना, इसमें फिट किए जाएंगे। और तेजस मार्क कौन बना रहा है भारत में? वो बना रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कंपनी बना रही है। और भारत ने 716 मिलियन डॉलर की डील की है ऐसे ऐसे 99 F404 इंजन बनाने के लिए। टोटल तो 100 इंजन बनने हैं, एक इंजन तो ऑलरेडी ये बना के हमें दे ही रही है अभी लगभग, ठीक है, जिसका तेजस मार्क 1 में हम लगा ही देंगे। आने वाले टाइम में 99 और इंजन बनाएंगे। और 716 मिलियन डॉलर का डील की है भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है ये वाली, अमेरिका की कंपनी है ये, ठीक है। ये इस टाइप के कुछ आपके इंजन है, टरबाइन है जो लगाए जाएंगे ये, ठीक है। हाल ही में किसे बोत्सवाना का राष्ट्रपति चुना गया है? बोत्सवाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं, नाम है इनका ड्यूमा बोको, ड्यूमा बोको, ड्यूमा बोको जो है ना, ये नए चुने गए हैं। बोत्सवाना को पता क्या कहते हैं? बोत्सवाना को हम लोग हाथियों का देश कहा करते हैं, इसको कहा करते हैं हाथियों का देश, हाथियों का देश कहा करते हैं इसको। तो ड्यूमा बोको इसके नए राष्ट्रपति बने, अफ्रीकी देश है ये, याद रखना। हाल ही में हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी एक रैंकिंग, इसमें भारत को किस स्थान पे रखा है? देखो भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत है, मतलब भारत के पासपोर्ट से आप कितने देशों में बिना वीज़ा जा सकते हैं। ऐसे तो आप बिना वीज़ा किसी देश में नहीं जा सकते, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा का मतलब होती है परमिशन, तो वहाँ जाने के बाद आपको परमिशन मिल जाएगी। भारत का रैंक इसमें है 83, 83rd पोजीशन पे है ये। और इस रैंक में, इस रैंक के अनुसार हम लोग जो है ना वो 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। भारत का जो वीज़ा पासपोर्ट है वो दुनिया भर में 83वें नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। और भारत के हम लोग जो है ना इससे पासपोर्ट से 58 देशों के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा सर, भारत के पासपोर्ट से हम 58 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दुनिया में टॉप पोजीशन पे कौन है इसमें? दुनिया भर में टॉप पोजीशन पे जो है ना इसके अंदर सिंगापुर है, याद रखना आप लोग। सिंगापुर का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो 195 कंट्रीज में हम ट्रैवल कर सकते हैं। 2 नंबर पे कौन से देश आते हैं? 2 नंबर पे इसमें फ्रांस आता है, 2 नंबर पे इसमें जर्मनी आता है, इसके अलावा इटली भी 2 नंबर पे कंडीशन में है, जापान भी इसी के अंदर आता है आपका, स्पेन भी इसी की कैटेगरी में ही आता है आपका। और इसमें सर लास्ट रैंक पे कौन है? लास्ट इसमें जो है ना अफगानिस्तान है, सबसे लास्ट है। लगभग 26 के देश है जहाँ पे वो ट्रैवल कर सकता है बिना किसी वीज़ा के। ये रैंकिंग है, आपको पूरी मैंने पढ़ा दी, आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। इसके अलावा है कि कोल इंडिया लिमिटेड, इसका पीडीएफ आपको रोज मिल रहा होगा ना, मैं कल परसों का पीडीएफ रेगुलर अप डालता रहूँगा, स्टार IQ टेलीग्राम है ना अपना, वहाँ पे डालता रहूँगा, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना स्थापना दिवस जो है ना ये कब मनाया है? कोल इंडिया ने अपना रिसेंटली स्थापना दिवस मनाया है, मतलब कौन से नंबर का मनाया है? तो ये इन्होंने 50वें नंबर का मनाया है। कब बनाया? वो 3 नवंबर को मनाया था, लेकिन आप नंबर कौन सा बनाया है ये ज़्यादा जरूरी है आपका। और कोल इंडिया, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, एक भारत की महारत्न कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर पड़ता है आपका, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, कोल इंडिया एक कंपनी है जिसका नाम क्या है आपका? जिसका नाम है आपका निगाही, ठीक है ना, NAGAHI, हाँ। ये कंपनी है, ये भी कोल माइन की कंपनी है, कोल माइन की कंपनी है ये।
इस कंपनी में 50 मेगावाट का सोलर प्लांट लग रहा है। अभी सोलर प्लांट 250 करोड़ रुपए की लागत से इन्वेस्टमेंट हुई है कोल माइन के अंदर जो है ना। 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में 50 मेगावाट का सोलर प्लांट लग रहा है। मध्य प्रदेश की कंपनी है, ये एमपी की कंपनी है। लगा इसमें कौन रहा है? लगा इसमें सीआईएल रहा है, ठीक है ना। सीआईएल लगा रहा है इसके अंदर, ये कोल प्लांट लगा रहा है ये। और इसके अलावा ये जो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, ये गेल के साथ में मिलके, जो गैस अथॉरिटी कंपनी है, इसके साथ में मिलके वेस्ट बंगाल के अंदर एक रानीगंज नाम की जगह है, यहाँ पे बेसिकली ना एक सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा प्लांट है ना, ये लगा रहे हैं। सिंथेटिक नेचुरल गैस का भारत का सबसे बड़ा प्लांट है, ये लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा सिंथेटिक गैस प्लांट है, ये लग रहा है कहाँ पे? आपका रानीगंज, वेस्ट बंगाल के अंदर। 2025 के ऑस्कर के लिए लाइव ऑक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए जो है ना, कौन सी मूवी है वो नॉमिनेट हुई है? तो सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो, ये मूवी जो है ना वो नॉमिनेट हुई है, ऑस्कर के लिए क्वालिफिकेशन हुई है। और कांस फिल्म फेस्टिवल में पहला अवार्ड मिला था इसको। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में होता है। और ये मूवी बनाई किसने है? ये बनाई है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII, ये पुणे के अंदर, पुणे के स्टूडेंट के द्वारा ये मूवी बनाई है। ये इंस्टीट्यूट वैसे भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, इसके अंडर आता है ये। और इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? इसके डायरेक्टर का नाम जो है ना आपका, वो है नायक साहब, ठीक है ना, नायक। आगे मुझे नाम याद नहीं आ रहा इनका, एक और नाम है शायद, चिदानंद नायक ऐसे कुछ करके नाम है। अभी मुझे 100% नाम याद नहीं आ रहा। नायक तो सरनेम है उनका, ठीक है, देख लेना आप एक बार, ठीक है ना। शायद चिदानंद नायक की है, पर मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। और इसके अलावा जो ना कन्नड़ भाषा में है ये मूवी, ठीक है ना। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, याद रखना आप लोग। अच्छा, 55वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था ना, वो कहाँ पे हुआ था? गोवा के अंदर हुआ था, ठीक है ना। उसका फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया, उसका फोकस कंट्री जो ना वो ऑस्ट्रेलिया था, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया के साथ में समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पे साइन किए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना इसका ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया जो है ना, ये हैदराबाद में पड़ता है आपका, ठीक है ना। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक महारत्न कंपनी है। वैज्ञानिकों ने लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग लिडार का उपयोग करके सदियों से छिपे हुए खोए हुए माया शहर का पता लगाया है। ये कौन से देश के अंदर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है अभी मैक्सिको के अंदर, ठीक है ना। माया सभ्यता का शहर है एक, मैक्सिको के अंदर ये खोजा गया है अभी रिसेंटली, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में ही लगता है ये। लिडार क्या होता है सर? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी है, उससे पता लगा के खोजा है ये। विवेक देब्रॉय का निधन हो गया, ये किसके चेयरमैन थे? तो विवेक देब्रॉय जो है ना, ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे ये। इनका भी रिसेंटली जो है ना वो निधन हो गया है, ठीक है। चलो सर, आज के सेशन के करंट अफेयर तो है ना वो इतने ही थे। मेरा आप लोगों से जो क्वेश्चन है, मुझे आपको बताना है कि रिसेंटली यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने? वो हरियाणा से है, इतना मैं हिंट दे देता हूँ, हरियाणा के हैं। यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने, ये जरूर बताना मुझे आप लोग, ठीक है। ये आपका होमवर्क का है। करंट अफेयर सेशन कैसा लगता है आपको बताना जरूर। जो बच्चे स्पेशली एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जो एचसीएस को देना चाह रहे हैं आने वाला, उनके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। के अलावा जो सीईटी का एग्जाम देना चाहते हैं, DSSS, बाकी भारत के जितने भी एग्जाम देना चाहते हैं, सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एकदम A1 कंटेंट है, टू द पॉइंट कंटेंट है। बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ में कंटेंट तैयार किया जाता है। आपको लगता है कि ये 20-30 मिनट का सेशन होगा, लेकिन इसके पीछे काफ़ी घंटों की मेहनत होती है, सही कहूँगा मैं। तो प्लीज़ इसको वैल्यू दिया करें, समझा करें, अप्रिशिएट किया करें। आपकी अप्रिशिएशन से रेगुलर चलते रहेंगे ये। आप हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं थम जाएंगे बीच में। खैर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राधे राधे डियर।